Good morning, students. So, our next chapter is P block elements. In P block elements, there are 6 groups, group number 16 to group number 18, which constituent P block element. ठीक है, तो जो P block elements होते हैं उसमें क्या होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कहाँ एंटर करता है, P सबशेल में। और P के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, P1, P2, P3, P4, P5, P6। तो जो ईच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो भी मैंने बताई, P1, P2, P3, P4, P5, P6, ईच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्स्टिट्यूट वन पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जांपल NS2NP1 ये ग्रुप नंबर 13th है, NS2NP2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ग्रुप नंबर 14th। ठीक है, NS2NP3 है तो ग्रुप नंबर 15th, NS2NP4 है तो ग्रुप नंबर 16th, और NS2NP5 है तो ग्रुप नंबर 17th, और NS2NP6 है तो ग्रुप नंबर 18th। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए तो वो क्या होगी, NS2NP6। ठीक है, और टुगेदर विद S ब्लॉक एलिमेंट्स, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक साथ हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, जो ग्रुप नंबर 18th है NS2NP6, इन्हें क्या हम बोलते हैं, नोबल गैसेस, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो अब इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है वो सिर्फ 5 ग्रुप्स बचे हैं, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 17। तो आज हम कौन सा ग्रुप स्टडी करेंगे, ग्रुप नंबर 13। ठीक है, तो 13th ग्रुप है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थ्यूरियम। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और इनकी जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, बोरॉन का होता है 5, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का 31, इंडियम का 49, और थैलियम का है 81। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मैं पहले बता चुकी पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में, कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिख के उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है उससे जो पहले क्या है हमारा नोबल गैस आई है उसका एटॉमिक नंबर याद रखना। ठीक है, और उसके बाद जो बाउ प्रिंसिपल ने सीरीज़ बताई थी वो सीरीज़ से हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देंगे। ठीक है, तो बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 5। तो 5 से पहले क्या आता है भाई हमारा, 5 से पहले जो नोबल गैस आती है वो कौन सी आती है, हीलियम, 2 एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हीलियम, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाद अंदर आगे उसका नेक्स्ट क्या आएगा हीलियम के बाद, 2s2 2p1। ये सब हम फर्स्ट सेमेस्टर में कर चुके हैं। ठीक है, तो हीलियम 2s2 2p1 ये किसके लिए है, बोरॉन के लिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम 1s2 2s2 2p1। ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए ग्रुप नंबर 13 है, और 13 से पहले कौन सी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है, नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 अप टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या लिख देंगे, नियॉन, किसकी जगह, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, इसकी जगह 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स, जो किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन की। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3s2 3p1। ठीक है, तो ऐसे हम नेक्स्ट की लिख देंगे। हमें पता है जो बोरॉन फैमिली है उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2NP1। ठीक है, और N होता है किसको कॉरस्पॉन्ड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हम क्या लिखेंगे उस कि वो एलिमेंट किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है। जैसे बोरॉन है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी। एल्यूमिनियम है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो N की वैल्यू 3 हो जाएगी। गैलियम में क्या होता है, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है तो N की वैल्यू 4 है। इंडियम में 5 है, और थैलियम में 6 है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये हम कर चुके। नेक्स्ट इज़ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई होती है ग्रुप 13 की, वो क्या होती है, स्मॉलर होती है एज़ कम्पेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2।
जो ग्रुप 2 है उसके बाद नेक्स्ट क्या आते हैं 10 डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 10 डी एलिमेंट्स आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आते हैं पी ब्लॉक, ठीक है। कैसे आता है 1 सेकेंड देखो, ये दो तो आते हैं S1 S2, ये दो होते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, ठीक है। ऐसे 7 पीरियड्स होते हैं, ऐसे होते हैं। एन की वैल्यू 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ होता है हाइड्रोजन, ठीक है, इसके नीचे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन का नीचे है लिथियम, लिथियम के बाद आता है यहाँ पे बेरिलियम, बेरिलियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो हमारा यहाँ आता है बोरॉन, ठीक है, बोरॉन। ये ग्रुप नंबर 13 है, बोरॉन वाला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थ्यूरियम, ठीक है। ये ग्रुप नंबर क्या है 13। तो बेरिलियम के बाद जो नेक्स्ट आता है बोरॉन, ठीक है, और बेरिलियम के नीचे क्या आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम, फिर आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर यहाँ पे क्या आता है गैलियम। तो यहाँ पे जो स्पेस होता है यहाँ पे क्या आते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट होने के कारण जो एटॉमिक एंड आयनाइक रेडियाई होती है, ठीक है, जैसे ये पीरियोडिक टेबल में मैंने अभी बताया है, लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होता है भाई बताओ, पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड में तो कौन से होते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा क्या करता है, एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर तो क्या करता है हमारा इंक्रीज़ करता है, क्या करता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है। और हमारा साइज़ होता है वो क्या करता है डिक्रीज़ करता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करने से जो न्यूक्लियर चार्ज होता है जेड वो भी क्या करता है इंक्रीज़। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या करेंगे इंक्रीज़ करेंगे, प्रोटॉन्स इंक्रीज़ करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस, वो क्या कर जाएगा इंक्रीज़ कर रहा है, मीन्स जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाता है हमारा इंक्रीज़। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ गया तो साइज़ हमारा क्या कर जाएगा डिक्रीज़ कर जाएगा, साइज़ क्या करेगा डिक्रीज़। तो एटॉमिक एंड आयनाइक रेडियाई होती है ग्रुप 13 की, वो क्या होती है स्मॉलर होती है एज़ कम्पेयर टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2। दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज व्हेन वी मूव फ्रॉम ग्रुप नंबर 2 टू ग्रुप नंबर 13। एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड में तो जो इफेक्ट मैग्नीट्यूड होता है न्यूक्लियर चार्ज का वो इंक्रीज़ कर जाता है। और क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन की एडिशन क्या होती है सेम सेल में, क्यों अब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेम सेल में है तो एक दूसरे को क्या नहीं कर पाते स्क्रीन नहीं कर पाएंगे। अगर स्क्रीन नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या होंगे, ठीक है, स्क्रीनिंग नहीं हुई है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो क्या बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज और साइज़ क्या करेगा डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो पता चल गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, साइज़ क्या कर रहा है डिक्रीज़ कर रहा है, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हुई है वो किस में हुई है सेम शेल में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इस कारण हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है और साइज़ क्या हुआ है डिक्रीज़ हुआ है। Therefore, elements of this group have smaller size than corresponding elements of group 2. अब बात करते हैं हमने अब किसकी बात की है पीरियड की, पीरियड का पता चल गया ना, लेफ़्ट टू राइट जाते तो साइज़ क्या करता है डिक्रीज। दिस इज़ ड्यू टू increase in effective nuclear charge as electrons are adding in same shell which are not produce a screening effect, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी डाउन द ग्रुप, देयरफॉर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप डाउन द ग्रुप की बात करेंगे। 1 सेकेंड, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group both atomic and ionic radii are expected to increase due to addition of new cell। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ क्या करता है इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होती है वो कहाँ ऐड होते हैं न्यू सेल में। देखो अभी बताया था मैंने 7 पीरियड्स है, फर्स्ट में एन की वैल्यू 1 थी, सेकंड पीरियड में एन की वैल्यू क्या थी 2 थी, जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे थे वो सेकंड मेन शेल में। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन थर्ड पीरियड में थर्ड प्रिंसिपल शेल में ऐड हो रहे थे। तो ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स जो एटॉमिक एंड आयनाइक रेडियाई होती है डाउन द ग्रुप वो क्या करते हैं इंक्रीजेस, ठीक है। बट एक एक्सेप्शन होता है, वो एक्सेप्शन क्या होता है बोरॉन और एल्यूमिनियम में, ठीक है। देखो ये रहा एटॉमिक रेडियाई की बात करें, वैसे तो क्या होना चाहिए
डाउन द ग्रुप जाते ये वाला बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थ्यूरियम, डाउन द ग्रुप जाते तो एटॉमिक साइज क्या करना था, इंक्रीज। एटॉमिक एंड आयनाइड रेडियस क्या करनी थी, इंक्रीज। मीन्स बोरॉन की 85 है और एल्यूमिनियम की कितनी है, 143। बोरॉन, एल्यूमिनियम, फिर एल्यूमिनियम से गैलियम गए तो कितनी हो गई, 135। मीन्स ये डिक्रीज कर गई। ऐसा क्यों हुआ भाई, देखो ऐसे ही आयनाइक रेडियस है, बोरॉन की 27 है, एल्यूमिनियम की 53 है, और फिर क्या होनी चाहिए हमारी, इंक्रीज। आयनाइक रेडियस तो क्या कर रही है हमारी, इंक्रीज हो जाती है। बट अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो वो क्या कर जाती है, एल्यूमिनियम से गैलियम में डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम जाते हैं तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, गैलियम का क्या है, गैलियम का है 31। तो यहाँ पे जब मूव करते हैं हम तो स्कैंडियम से जिंक 10 एक्स्ट्रा डी एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होने के कारण, ठीक है, और डी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर हमारा डी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, लेस शील्डिंग, जिससे क्या होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और उससे क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और साइज हमारा क्या कर जाएगा, डिक्रीज। देयरफॉर जब हम मूव करते फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम, देयर आर 10 एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक जिंक फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 टू 31। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उनकी शेप और पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, पुअर होती है। ठीक है, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है गैलियम के केस में वो क्या जाता है, मोर देन हो जाता है एल्यूमिनियम। देयरफॉर एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या कर जाती है, स्लाइटली डिक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या करता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, हमें पता है साइज़ की क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब हमें साइज़ पता है पीरियोडिक टेबल में इनका, तो उससे हम क्या बता सकते हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें तो क्या होगी, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की वो क्या होती है, कम होती है किससे, देन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2। ठीक है, क्यों होती है, ग्रुप 2 मीन्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपैरिजन में ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम। क्योंकि एल्कलाइन वालों में देखो क्या है, एल्कलाइन ये है सेकंड ग्रुप, ये ग्रुप है 13। एल्कलाइन में है बेरिलियम। ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा है, बोरोन वाला ग्रुप। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो किस में है, 2s2, और इसमें क्या होती है 2s2 2p1। तो यहाँ पे ग्रुप 13 में जो इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ प्रेजेंट है, p1 में। और यहाँ पे किस में है, जो सेकंड ग्रुप है इसमें कितने में होता है, 2s2 में। तो 13th ग्रुप में 2p1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और हमें पता है जो एनर्जी होती है p सब शेल की वो क्या होती है, हायर। अगर हाई एनर्जी का तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है, ईजी। देयरफॉर ईजी है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो ग्रुप 13 की अगर बात करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, किससे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की है। क्योंकि ग्रुप 13 में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ जाता है, हायर एनर्जी p सब शेल में, जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है, ईजी होता है इन कंपेरिजन टू s ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्या है फिर, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हम डिस्कस कर चुके, और जो सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब 1 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाता है, ठीक है, आउटर मोस्ट p सब शेल से, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचती है किसके लिए, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के लिए, आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या होगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। उसमें क्या बचेगी, देखो वैसे तो क्या होती है ns2np1, 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो अब क्या बचेगी, ns2। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो अब हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाती है, स्टेबल। देयरफॉर जो सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाती है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे स्टेबल कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2, जिससे क्या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है, डिफ़िकल्ट, सेकंड इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी,
हाई। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी होती है बोरोन की। अब डाउन द ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी ये फैक्टर है। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो 801 बोरोन की है, 577 एल्यूमिनियम की है। ठीक है, 801 577 और गैलियम कितनी है 570। वैसे तो क्या होनी चाहिए, डाउन द ग्रुप हमारी डिक्रीज़ करनी चाहिए क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ कर रहा था। ठीक है, बट एक्सेप्शन आता है एल्यूमिनियम टू गैलियम, वही जो साइज़ वाला फैक्टर था उसी कारण यहाँ पे आयनाइजेशन वाले में भी क्या आया है, एक्सेप्शन आया। दो एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन किस में, एटॉमिक रेडियाई में, और दूसरा किस में आया है, आयनाइजेशन एनर्जी में। एटॉमिक रेडियाई और आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए, एल्यूमिनियम और गैलियम के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही यहाँ देखो नीचे, एज कैन बी सीन फ्रॉम टेबल 2 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज हाईएस्ट इन ग्रुप। ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट साइज है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बोरॉन की हाईएस्ट होगी, और जो डिक्रीज करेगी शार्पली फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। एंड देन आयनाइजेशन ऑफ गैलियम इज अनएक्सपेक्टेडली हायर देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से गैलियम की अनएक्सपेक्टेडली हाई हो जाती है। वैसे तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज़ इंक्रीज़ कर, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करनी चाहिए, डिक्रीज़ करनी चाहिए। मीन्स एल्यूमिनियम है उसके बाद गैलियम की और कम होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या होती है, गैलियम की अनएक्सपेक्टेडली हाई होती है। ऐसा क्यों, वही साइज़ वाला फैक्टर है, क्योंकि जब एल्यूमिनियम से गैलियम में जाते हैं हम तो यहाँ पे क्या होते हैं, 10 एक्स्ट्रा डी एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिनका क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का होती है डी में, जिनका क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो उससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर गया तो साइज़ क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, एक बार यहाँ देखते हैं, द डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। ऐसा क्यों, दो फैक्टर्स को इन्होंने इन्वॉल्व किया है। तीन फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है एटॉमिक साइज़, एक स्क्रीनिंग इफेक्ट, और दूसरा और थर्ड क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या है, मुश्किल, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अगर साइज़ बढ़ेगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है, साइज़ बढ़ रहा है और क्या रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या हो जाएगा, ईजी, और वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। तो जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज इन एटॉमिक साइज़ और क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये दो फैक्टर क्या कर जाते हैं, डोमिनेट कर जाते हैं। किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो बोथ फैक्टर्स एटॉमिक साइज़ और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहे हैं, तो इस कारण हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली इलेक्ट्रॉन बिकम लेस एंड लेस टाइटली हेल्ड बाय न्यूक्लियस। ठीक है, साइज़ बड़ा होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या है, ईजी। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, क्या अच्छा शील्डिंग इफेक्ट है, शील्ड कर दिया तो क्या हो जाएगा, वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होंगे, लेस एंड लेस टाइटली हेल्ड बाय न्यूक्लियस एज मूव डाउन द ग्रुप, सेंस आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और शार्प डिक्रीज होता है इन आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, बट इन केस ऑफ गैलियम देयर आर 10 डी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने अभी बताया था, जैसे हम एल्यूमिनियम से गैलियम पे मूव करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आ जाते हैं, 10 डी ब्लॉक एलिमेंट, मीन्स 10 डी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। और डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है, उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। देयरफॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हेल्ड फेयरली स्ट्रांगली बाय न्यूक्लियस, जिससे आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या कर जाती है, स्लाइटली इंक्रीज कर जाती है एट मूव फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम। ठीक है, सिमिलर इंक्रीज होता है वो किसके लिए ऑब्जर्व किया हमने, इंडियम टू थैलियम के केस में भी सिमिलरली इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 14F इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि देखो 1 सेकेंड मैं दिखाती हूँ, ये रहा, इंडियम से थैलियम की बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। वैसे तो क्या करनी चाहिए थी, बताओ, वैसे तो क्या करनी थी, डिक्रीज़ करनी थी, क्योंकि डाउन द ग्रुप है साइज इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, बट यहाँ पे भी इंक्रीज हुई है इंडियम टू थैलियम।
क्योंकि यहाँ पे किसकी फीलिंग आती है, एफ सबशेल की, लेंथेनोइड्स की, ठीक है, इंडियम है। उसका जब नेक्स्ट पीरियड में मूव करते हैं ना थ्योलियम की साइड, तो क्या होता है, इससे पहले 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की फीलिंग हो जाती है, ठीक है। उनका क्या होता है, वेरी वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो वहाँ उस केस में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन कहेंगे स्ट्रांगली हेल्ड होंगे बाय न्यूक्लियस, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या कर जाती है, देखो 589 है, किसके लिए, थ्योरियम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अब बताओ, जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np1, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या शो करता है यार, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, S में, और 1 किसके अंदर होता है, P में, ठीक है। तो ये मैक्सिमम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। बोरॉन क्या शो करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन मोस्ट ऑफ कंपाउंड एक्सेप्ट बोरॉन। बोरॉन को छोड़ के जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो +3 के साथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। और जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या जाती है, मोस्ट स्टेबल होती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जैसे बोरॉन से हम किसकी तरफ मूव करेंगे, गैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, बोरॉन, 1 सेकेंड क्या होता है भाई, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थ्योरियम। जब बोरॉन से थ्योरियम की तरफ मूव करते हैं हम, ठीक है, तो बोरॉन की मैंने क्या बताई, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये अदर्स क्या शो करते हैं, +3 के साथ साथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। बट जो लास्ट एलिमेंट होता है, मीन्स जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, जो एलिमेंट होता है वो क्या शो करता है, मोस्ट, जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वो मोस्ट स्टेबल हो जाती है लोअर एलिमेंट्स के लिए। मीन्स लोअर एलिमेंट कौन सा, थ्योरियम, तो इसके लिए जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, वो क्या होती है, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। बोरॉन क्या शो करेगा, +3, और सब क्या शो करेंगे, +3 के साथ साथ +1, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इनकी, NS2Np1, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या शो करेंगे, +3। बट जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो ये NS2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते, ठीक है, ये टेक पार्ट नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इनर्ट पेयर बन जाता है, और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट करता है, देयरफॉर वो क्या शो करता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का यहाँ से एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ। तो बोरॉन होते हैं शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स एक्सेप्ट बोरॉन। अदर एलिमेंट्स क्या शो करते हैं, आल्सो शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बिकम्स, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स, 1 सेकेंड, become more stable as we move down the group from boron to thallium. In case of last element thallium, +1 oxidation state has been found to be more stable than +3 oxidation state. Gallium third most appears to show +2 oxidation state in some of compound. ये भी ध्यान रखना, गैलियम है यहाँ पे, वो क्या शो करता है कुछ एलिमेंट्स के लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, GaCl2, इट हैज बीन शोन दैट जी, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या होता है, वही जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने अभी बताया डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मोर स्टेबल, +1। ये किस कारण होती है, इसको एक्सप्लेन किया था इनर्ट पेयर इफेक्ट में। बिकॉज ग्रुप 13 है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो क्या शो करेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट क्या ऑब्जर्व किया था कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, NS2Np1, तो जो P का एक इलेक्ट्रॉन का हमने क्या किया है, रिमूवल। आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम p ऑर्बिटल, रिमेनिंग NS2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं, स्टेबल नोबल गैस की तरह बिहेव। तो वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते, बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेंगे। तो बॉन्डिंग में किसने टेक पार्ट किया था, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो रिमूव किया, तो ये क्या शो करेंगे, सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इस इफेक्ट को बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, which helps to explain the stability of lower oxidation state for heavier elements of a group, ठीक है।
ये सभी ग्रुप्स के लिए होता है। जितने भी प्री ब्लॉक में ग्रुप्स पढ़ेंगे उन सभी में हम ये वाला इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कि जो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, तो जो पी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं। जो NH2 होते हैं वो क्या होते हैं, बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेंगे, और क्या शो करेंगे, फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं हैवियर एलिमेंट्स। हैवियर मीन्स जो बॉटम वाले एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप जाते हैं वो कैसे होते हैं, हैवियर एलिमेंट्स। वो क्या शो करते हैं, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। तो ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, ठीक है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, अभी हमने स्टडी किया क्योंकि जो इनका साइज होता है वो क्या होता है, छोटा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी इनकी, हाई, तो वो क्या हो जाते हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसे बोलते हैं भाई, मेटेलिक करेक्टर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। लो द आयनाइजेशन एनर्जी, हाई विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, और वी कैन से हाई विल बी मेटेलिक करेक्टर। So due to high ionization energy of group 13, they are less electropositive as compared to group 2. और on moving down the group size in down the group जाते हैं तो हमें पता साइज बढ़ता है। आयनाइजेशन एनर्जी अभी पीछे पढ़ा था, वो क्या करती है, डिक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या करता है हमारा, इंक्रीज करता है। मीन्स डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर्स इंक्रीज करता है। देयरफॉर जो बोरॉन होता है वो हमारा नॉन मेटल होता है, बट जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, टिपिकल मेटल्स। क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज करेगा और मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। तो डाउन वाले मेटल्स होते हैं और बोरॉन क्या होता है, नॉन मेटल। नेक्स्ट इज टेंडेंसी टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। तो ट्राइवेलेंट बोरॉन्स होते हैं, बोरॉन ट्राइवेलेंट बोरॉन है ना, बोरॉन का भी बताया मैंने, क्या शो करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो +3 में होने के कारण इसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल साइज़ है। स्मॉल साइज़ है तो इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है। फेजान्स रूल होता है एक, फेजान्स रूल से हम क्या बताते हैं कि कंपाउंड कैसा होगा, कोवलेंट होगा या आयनिक। तो कोवलेंट के लिए क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं कि स्मॉलर साइज ऑफ कैटाइन एंड लार्जर साइज ऑफ एनाइन, ठीक है। कैटाइन का अगर स्मॉल साइज़ है और एनाइन का क्या है, लार्ज साइज़, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोरॉन +3 में +3 इन स्मॉल इन साइज, तो इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, ज़्यादा, ठीक है। इसका पोलराइजिंग इफेक्ट क्या होगा, नेबरिंग एनाइंस पे ज़्यादा, जिससे कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोवलेंट करेक्टर, ठीक है। स्मॉल साइज़ का कैटाइन है तो वो क्या फॉर्म करता है, कोवलेंट कंपाउंड्स। तो बोरॉन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, कोवलेंट करेक्टर के होते हैं। बोरॉन जनरली शो कोवलेंट करेक्टर, और जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो एग्जिबिट आयनिक करेक्टर आल्सो इन इट्स कंपाउंड। और जो बोरॉन के अलावा 10 बच गए, एल्यूमिनियम, गैलियम, वो क्या शो कर सकते हैं, बोथ आयनिक एज वेल एज कोवलेंट करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एल्यूमिनियम का लिया है, एल्यूमिनियम AlCl3 तो क्या होता है, कोवलेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे एल्यूमिनियम H2O6, ठीक है, और 3 पॉजिटिव, ये क्या होता है, आयनिक, ठीक है। तो कोवलेंट करेक्टर को हम बता सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि बोरॉन है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर साइज कैटाइन। तो स्मॉलर साइज कैटाइन होता है तो उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, ज़्यादा, वो अपने नेबरिंग एनायन को ज़्यादा क्या कर देगा, पोलराइज का मतलब क्या करेगा, एनायन के चार्ज को क्या करेगा, उसका पॉजिटिव चार्ज कुछ पार्ट न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रल हो गया तो वहाँ पे आयनिक चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। एनाइन है, एनाइन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अगर हमारा कैटाइन ऐसा है जिसके क्या ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, मीन्स वो क्या करेगा, एनाइन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके कुछ चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रल। तो वहाँ पे आयनिक करेक्टर क्या कर जाएगा, डिक्रीज, मीन्स कोवलेंट करेक्टर क्या कर जाता है, इंक्रीज। तो स्मॉलर साइज ऑफ कैटाइन